हे दोस्तों, मैं चिराग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की एक और वीडियो के साथ। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके रेमेडीज का पार्ट आपको कवर करवाया था। तो उसमें आपको बताया कि एंटिसिपेटरी, एक्चुअल ब्रीच जो कि टाइप्स ऑफ ब्रीच थी वो कवर हो गई। फिर रेमेडीज में 5 टाइप की रेमेडीज थी वो कवर हो गई थी। तो जब मैंने सूट फॉर डैमेज बताया था उसमें आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस भी होते हैं, जो मैंने ये बोला था कि अगली वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में आपका ये पार्ट आएगा और साथ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, सूट फॉर डैमेजेस में ये दे रखे हैं आपको टाइप ऑफ डैमेजेस, जिसमें जनरल, स्पेशल, विंडक्टिव और एग्जाम्पलरी, नॉमिनल, डैमेजेस फॉर डेटोरेशन कॉज्ड बाय डिले और प्री फिक्स डैमेजेस, जिसमें आपका लिक्विडेटेड और पेनल्टी डैमेज आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले कवर कर रहे हैं जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो देखिए, जनरली ऑर्डिनरी डैमेज में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो जिस पार्टी को लॉस होता है तो उसको पता है कि जनरली वो नेचुरल अराइज हुआ है यूजुअल कोर्स में, या उसको ये पता है कि जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसको पता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो कुछ ना कुछ लॉस तो हो सकता है, उसको उसके प्रॉफिट का लॉस हो सकता है। तो वो कोर्ट में जाके उस पर्टिकुलर सामने वाली पार्टी से, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, उससे डैमेजेस मांग सकता है। तो ये नॉर्मल डैमेज हो गया। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जनरल डैमेज। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है तो उससे आप आराम से समझ जाओगे। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि ए ने राइस बैग डिलीवर करने थे किसको, बी को, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, और उसकी प्राइस थी 5000 रुपीज़ पर बैग, ये थी। तो देखिए, जैसे ए को बी को 2 महीने बाद राइस बैग डिलीवर करने थे 5000 रुपीज़ पर बैग के अकॉर्डिंग। जैसे ही डिलीवरी की डेट आई, ए ने मना कर दिया बी को। ए ने बी को मना कर दिया क्योंकि उस वक्त जो प्राइस थी वो 5500 हो गई। तो ए को लगा मैं तो किसी और को भेज दूंगा, तो ए ने किसी और को भेज दिया, लेकिन बी को डिलीवर नहीं किए। तो आपको बताया कि यहाँ पे एग्रीड पार्टी ये है। अब बी जब भी मार्केट से खरीदने जाएगा तो उसको जो राइस बैग है वो 5500 के मिलेंगे, या अराउंड 54, 56, यानी 5000 से ज़्यादा ही मिलेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो बी को लॉस हुआ है, क्योंकि बी जब मार्केट से खरीदेगा तो 55 में खरीदेगा तो उसको 500 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से ऑर्डिनरी डैमेज हो गया। तो वो बी ए से 500 रुपीज़ पर बैग के अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी उसने मंगाई है उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट है वो मांग लेगा। अगर ए नहीं देता तो बी कोर्ट में केस करेगा और ऑर्डिनरी डैमेज का पार्ट बनेगा। जनरली यही है। तो अब देखिए, लाइन कवर कर लेते हैं, क्या दे रखा है इसमें। तो देखिए, इसमें बोल रहा है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्ड बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है कि जो एग्रीड पार्टी है वो डिफॉल्टिंग पार्टी से क्या रिसीव करेगी, कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम। जो एग्रीड पार्टी को डैमेज हुआ या लॉस हुआ उसका कंपनसेशन मांगेगी वो डिफॉल्टिंग पार्टी से, विच नेचुरली अरोज या अराइजेज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, उस ब्रीच की वजह से यूजुअल कोर्स में जो नेचुरली अराइज हुआ है, और विच द पार्टीज नो व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। इसका मतलब क्या है, पार्टीज को पता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके बाद उसको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटेगा तो क्या लॉस हो सकता है। नॉर्मल जो कंडीशन में हो सकेगा, जनरल कंडीशन में जो हो सकता है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है सच कंपनसेशन नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। तो इसका मतलब डायरेक्ट लॉस होना चाहिए एक तरीके से, जो कि पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। कोई इनडायरेक्ट लॉस इसमें जनरली उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एग्जांपल वही जो मैंने बताया, ए एग्री टू सेल टू बी बैग ऑफ राइस एट ₹5000 पर बैग। तो ए एक तरीके से डिलीवर करने के लिए तैयार हो गया। आफ्टर 2 मंथ, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी द प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू ₹5500 पर बैग। तो 5500 हो गई। तो ए ने किसी और को बेच दिया लेकिन बी को नहीं बेचा, तो ए ने मना कर दिया डिलीवर करने से। तो यहाँ पे बोल रहा है ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द बैग्स टू बी, बी कैन क्लेम फ्रॉम ए। तो इस तरीके से बी क्या कर सकता है, कोर्ट में केस करके ए से क्लेम कर सकता है। अगर ए मना कर रहा है सामने से कि मैं नहीं दूंगा, तो उस केस में बी 500 रुपीज़ पर बैग के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है ₹500 एज ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। तो ये डायरेक्टली अराइज हुआ है, इनडायरेक्ट लॉस नहीं है। ठीक है। अब देखिए, हम देख रहे हैं स्पेशल डैमेजेस का पार्ट, पर उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल ऑफर, अपकमिंग बैचेस स्टार्ट किए गए हैं। तो देखिए, 22 दिसंबर से जो अपकमिंग बैचेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं पेपर 1 कॉमन पेपर और स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उनसे रिलेटेड बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर से प्राइस बढ़ने वाली है, तो उससे पहले आप एनरोल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन पेपर की बात की जा रही है, जो ये पेपर 1 की बात की जा रही है, और साथ में मैनेजमेंट की भी है। 22 दिसंबर को बैच स्टार्ट है, ट्यूसडे को। इसी तरीके से मैनेजमेंट का एक 26 दिसंबर को भी है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे ही पेपर 1 के साथ साइकोलॉजी का भी है, पेपर 1 के साथ हिस्ट्री का पार्ट भी है, और इसी तरीके से अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही लेना चाहते हैं तो उस केस में लॉ का पार्ट भी आ गया, और साथ में आप देख सकते हैं कॉमर्स का पार्ट भी आ गया।
और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आ गया। उसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 का बैच भी ज्वाइन करना है तो उस केस में देखिए 27 दिसंबर संडे को ये स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइस हाइक होने से पहले आप एनरोल जरूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, इन बैचेस को ज्वाइन करने से आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा। और देखिए अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो इस केस में अगर आप चिराग NTA रेफरल कोड एंटर करते हैं, क्या चिराग NTA, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चिराग NTA जरूर एंटर करना। आपको इस केस में क्या होगा, जो भी अनलॉक क्लासेस होती है, फ्री क्लासेस होती है, वो भी आपको जनरली मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट ये जनरली ये भी आपको मिल जाएंगे। तो प्राइस हाइक को बीट करने के लिए उससे पहले आप चिराग NTA कोड डालिए और जो 10% ऑफ है उसको अवेल कीजिए। अब देखिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि स्पेशल डैमेजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या हुआ, आपने जब ऑर्डिनरी डैमेज करा तो उसमें आपको पता है कि जो नेचुरली अराइज होता है यूजुअल कोर्स में, लेकिन स्पेशल डैमेज में क्या होता है कि जनरली जो भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो भी पर्टिकुलर कंडीशन होने वाली है उससे पहले ही आपको प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा, जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो सामने वाली पार्टी को आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस वजह से मुझे ये लॉस हो सकता है, तो मैं आपको पहले से ही नोटिस दे रहा हूँ कि ये काम जल्दी कर देना, अगर मुझे इसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो मैं आपसे ही ये लूँगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए एक पर्सन था ए जिसकी मील थी, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं उसी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, इससे क्या होगा, एक रेलिवेंट आपका पार्ट बनता है, आपको कोई और एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं होती। देखिए एक पर्सन था ए जिसकी मील थी, एज मील मैंने लिख दिया, ये मील बना ली, एक तरीके से मान के चलिए ये बना ली मील, ये फैक्ट्री बना ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए को क्या करनी थी, एक मशीन डिलीवर करनी थी, तो उसने कॉमन कैरियर चुना, मतलब एक ट्रांसपोर्टर चुना बी, और बी को बोला कि भाई ये मेरी मील में डिलीवर कर देना, यानी जो मेरी मील बनी हुई है इसमें ये मशीन जो भी है मैं आपको बोल रहा हूँ वो डिलीवर कर देना 3 दिन के अंदर, क्योंकि अगर ये 3 दिन में डिलीवर नहीं करोगे तो उसके बाद मेरा काम रुक जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरा काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है कि मुझे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उस मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस बी ने क्या करा, उसको 10 दिन में डिलीवर किया, तो 7 दिन का लॉस हो गया। तो वो तो जनरली नॉर्मल डैमेज हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन मशीन नहीं चली। लेकिन अगर उसके साथ वो इसको ये भी बता देता कि मेरा एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अगर ये नहीं होगा तो वो छूट जाएगा। तो प्रीवियस नोटिस अगर ए ने दे दिया बी को कि भाई इसकी वजह से मेरे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में जो उसने 10 दिन में पहुंचाया, मतलब 7 दिन लेट पहुंचाया है, उसका लॉस तो हुआ, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है एक लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसका डैमेज तो होगा ऑर्डिनरी, पर साथ में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट गया उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसका भी डैमेज मांगा जाएगा। तो जनरली एक स्पेशल डैमेज हो गया, क्योंकि ए ने पहले से ही नोटिस दे दिया था, सामने वाले को बता दिया था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, 3 दिन में डिलीवर कर दे, अगर तूने लेट करा तो उस केस में मेरे को ये लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, और गवर्नमेंट ऑर्डर मुझे नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा। तो पहले से बता दिया। अगर ये नहीं बताया होता, बस ये बताया होता कि मुझे मशीन चाहिए और मेरा नहीं तो क्या होगा, मील का काम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उस केस में जो ए है वो स्पेशल डैमेज की डिमांड नहीं कर सकता, वो सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज की ही डिमांड कर सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव ए नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज अफेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी लाइबल नॉट ओनली फॉर डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली। इसका मतलब ऑर्डिनरी डैमेज तो देना ही पड़ेगा। जिस पार्टी ने एक तरीके से क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, हम बोल सकते हैं कि टाइम पे डिलीवर नहीं करा, तो अगर बी को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पता थे तो वो ऑर्डिनरी यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट तो देगा, साथ में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वजह से ए को जो लॉस हुआ है उसका भी पार्ट बी को देना पड़ेगा, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द बीच बट आल्सो फॉर स्पेशल डैमेजेस, तो स्पेशल डैमेजेस का पार्ट भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये दे रखा है, ए डिलीवर्ड ए मशीन टू बी ए कॉमन कैरियर टू बी कन्वेड टू एज मील विदाउट डिले। ए ने बी को मशीन डिलीवर करी और बोला, यानी बी एक ट्रांसपोर्टर था, मैंने आपको एग्जांपल में बताया, और बी को ये बोला कि भाई ये मेरी मशीन है, ये मेरी मील में डिलीवर कर देना बिना डिले के। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट हिज मील वाज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन। ये बोल रहा है कि ए ने बी को इन्फॉर्म किया कि अगर 3 दिन में या 2 दिन में अगर डिलीवर नहीं होती है तो मील काम करना बंद कर देगी, मील में काम नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मशीन जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टर ने बोला ठीक है सर मैं पहुंचा दूंगा। बी अनरीजनेबली डिलेड द डिलीवरी ऑफ द मशीन, जानबूझ के नहीं, एक तरीके से बी से डिलेड हो गई, एंड इन कंसिक्वेंस ए लॉस्ट ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट। अब देखिए ये नॉर्मल मशीन चलना बंद यानी मील चलना बंद हो जाएगी तो प्रॉफिट का लॉस तो होगा, लेकिन ए ने बी को ये नहीं बताया कि मेरा एक गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी छूट जाएगा। यहाँ पे बताया कि नहीं बताया। इन दिस के ए इज एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कंपनसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो नॉर्मल वो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो भी हुआ है या एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो तो लेगा,
विच वुड हैव बीन मेड बाय रनिंग द मील ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिले। तो आपको पता है कि अगर 10 दिन में पहुंचता है तो 7 दिन की जो भी डिले हुई उसका जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो तो जनरली बी को देना पड़ेगा, लेकिन वो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका पार्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बी को पता ही नहीं था। कहीं मैंने लाइन में दे रखा है कि बी को पता था, या ए ने एक स्पेशल नोटिस दे दिया था, या कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में बी को बता दिया था, ऐसा बताया? नहीं बताया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बट ही कैन नॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज एज कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी। इसका मतलब बी के पास पता ही नहीं था। जब बी को बता देना चाहिए था, बी को यानी ए द्वारा बी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, तब जाके एक तरीके से बी स्पेशल डैमेजेस देता, यानी जो भी कंपनसेशन का पार्ट है गवर्नमेंट लॉस से रिलेटेड वो देता। लेकिन बी अभी नहीं देगा क्योंकि बी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। नॉर्मल पार्ट। फिर देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, विंडक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये जनरली क्या होता है जब आप सामने वाले की फीलिंग्स हो, यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पलरी। अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इसे बोलते हैं प्रतिशोधात्मक, या बिना किसी कारण के, ऐसे बोल सकते हैं अकारण किसी को नुकसान पहुंचाना, ऐसे हो गया। तब जब सामने वाले की आप फीलिंग को हर्ट्स करना चाहते हो तो उस केस में जनरली ये पार्ट आ जाता है। अगर किसी की रेपुटेशन को, किसी की गुडविल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो जनरली तब ये विंडक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस आ जाता है। यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है दीज डैमेजेस में बी अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस, सिर्फ 2 केसेस में ही ये जनरली विंडक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेज दिए जाते हैं। फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स। देखिए एक लड़का लड़की को किसी पर्टिकुलर बात के लिए सबक सिखाना चाहता था, तो पहले क्या करा, प्यार में फंसाया और प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा, यही तो हुआ। और बाद में क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, यानी कहने का मतलब धोखा दे दिया एक तरीके से, शादी नहीं करी, किसी और से कर ली। तो इस केस में क्या बोल रहा है, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग। उससे उसकी गर्ल की फीलिंग को नुकसान पहुंच गया, या उल्टा भी हो सकता है। देखिए कुछ भी ले सकते हैं, आप ये मत बोलिए कि हर वक्त बॉयज़ ही करता है। तो फिर दूसरा है फॉर wrongful dishonor by a bankers of his customer's check because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation to him। देखिए सीधी सी बात है, बैंक है, आपको पता है कि आपके पास चेक पड़े हैं बैंक के, और जो बैंकर है उसने गलती से क्या कर दिया, आपने चेक लगाया या सामने वाले को आपने चेक दिया, जिस भी पार्टी को दिया, जैसे एक ए है बहुत रेप्यूटेड पर्सन है, उसने अपने जो सप्लायर है यानी बी जिससे वो माल खरीदता है उसको चेक दिया। अब जब बी ने बैंक में चेक लगाया तो जो ए का बैंक है आपको पता है कि वो क्लियर होता है चेक, तब जाके ही ए के बैंक में से पैसे निकलेंगे एक तरीके से। लेकिन गलती से जो ए का बैंकर है, ए का जो बैंकर मतलब बैंक है, जो भी बैंक है आईसीआईसीआई एचडीएफसी कुछ भी मान लीजिए, उसने गलती से चेक को डिसऑनर कर दिया, बाउंस करवा दिया, तो जिससे ए की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच गया। बी ने क्या बोला, भाई चेक ही बाउंस हो गया, ऐसी पार्टी को माल देने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीके से ए की गुडविल को नुकसान पहुंचा है, ए की इज्जत को नुकसान पहुंचा है, तो उस केस में उसके लिए भी वो डैमेजेस मांग सकता है, जिसे क्या बोलते हैं विंडक्टिव या एग्जाम्पलरी। ए बिजनेसमैन हुज क्रेडिट हैज सफर्ड विल गेट एग्जाम्पलरी डैमेज इवन इफ ही हैज सस्टेन्ड नो पेक्यूनरी लॉस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो एग्जाम्पलरी यानी जो इमोशनल या जो उसके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है उसके लिए वो डैमेजेस मांग सकता है, चाहे उसको कोई मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ। आपको पता है कि डिसऑनर होने के कितने लगेंगे, 150 200 जो भी चार्जेस लगेंगे, उससे उसको ज़्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। मेन तो उसकी गुडविल खराब हुई है, उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, तो कोई मौद्रिक लॉस नहीं हुआ, मुद्रा से रिलेटेड नहीं हुआ, लेकिन उसकी इज्जत को नुकसान हुआ है। पर याद रखना यहाँ पे देखिए जनरली ट्रेडर की बात कर रहा है, डीलर्स की बात कर रहा है इस केस में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बट ए नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस इन द लाइक सर्कमस्टेंसेस। क्योंकि जैसे मेरे जैसा पर्सन है तो कोई किसी को पता ही नहीं होगा, जब भी अगर क्या हो गया जनरली बाउंस हो गया चेक, तो वो मैं बैंक एक तरीके से क्या कर सकता है, हमसे सॉरी मांग सकता है। लेकिन अगर मैं केस भी करूंगा तो मुझे डैमेज कुछ मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि मेरी कोई इतनी ज़्यादा रेपुटेशन ही नहीं है। तो कह रहा है बट ए नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हैवी डैमेजेस इन द लाइक सर्कमस्टेंसेस अनलेस द डैमेजेस आर एलेज्ड एंड प्रूव्ड एज स्पेशल डैमेजेस। जब तक कि जो डैमेज है उनको एक स्पेशल डैमेज इन कैटेगरी में नहीं ले लिया जाता, तो उस केस में नॉन ट्रेडर डिमांड नहीं कर सकता स्पेशल डैमेज की। नॉर्मल जो डैमेज है वो उसको मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल डैमेज की डिमांड तो कब करेगा, जब उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है, तब जाके वो विंडक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेज मांग सकता है। ये केस दे रखा है गिबन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए वैसे तो एग्जाम्पल बता ही दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए नॉमिनल डैमेजेस की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल मतलब क्या हो गया, एक तरीके से सामने वाली पार्टी को लॉस ही नहीं हुआ, तो रियल डैमेज तो हुआ ही नहीं एक तरीके से। पर हम बोल सकते हैं कि वो अपना राइट को यूज़ करना चाहता है, वो कोर्ट में केस करना चाहता है, ताकि जो सामने वाला है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी, उसको पता चल सके कि भाई आपने गलती करी है,
तो मैं कोर्ट में केस कर रहा हूँ जिससे जो और पार्टीज़ भी हैं उनको भी सबक मिल सके कि आपको ये गलती नहीं करनी। तो एक तरीके से बस क्या है, आप अपने राइट को यूज़ कर रहे हो। तो नॉमिनल डैमेज का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको कुछ लॉस नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप कोर्ट में केस कर रहे हो और सामने वाला जो भी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उस पर 1 रुपये 10 पैसे जनरली इतने का उससे डैमेज मांगा जा रहा है या कंपनसेशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज़ प्रूव्ड दैट देयर हैज़ बीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट किया है, प्लेंटिफ कौन हो गया, एग्रीड पार्टी, डिफेंडेंट कौन हो गया, डिफॉल्टिंग पार्टी। तो प्लेंटिफ एग्रीड पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी को बताना चाहता था कि तुमने गलत किया है, चाहे मुझे नुकसान नहीं हुआ लेकिन फिर भी चाहे 1 रुपये 10 पैसे उसकी डिक्री के थ्रू तुमको कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। तो चाहे वो 1 रुपये का पार्ट हो चाहे 10 पैसे का पार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता था। बट ही हैज़ नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज। तो देखिए एग्रीड पार्टी को रियल में वैसे कोई डैमेज नहीं हुआ। इट इज़ अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टेब्लिश द राइट टू डिक्री फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द अमाउंट में बी ₹1 और इवन 10 पैसे। ठीक है, अब देखिए वही जैसे आपको बताया ना, ए और बी के बीच में राइस बैक का हुआ, तो आपको पता है कि 5,000 रुपये थे। अब प्राइस अगर बढ़ी नहीं और 5,000 रुपये ही है, और आप बोल सकते हो कि उस केस में बी ने मना कर दिया, सॉरी ए ने मना कर दिया 2 महीने बाद कि मैं डिलीवर नहीं करूंगा, और तब भी प्राइस कितनी थी, 5,000 रुपीज़ थी। तो उस केस में क्या होगा, बी कहीं और से खरीदेगा तो 5,000 ही मिलेंगे। तो इस केस में बी को एक्स्ट्रा कोई लॉस नहीं हुआ, ऑर्डिनरी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन वो कोर्ट में केस करके बोल सकता है कि ये इस तरीके से मना कैसे कर सकता है 2 महीने बाद। ठीक है, जबकि इसके पास तो गुड्स भी अवेलेबल है, उस क्वालिटी का मेटल भी अवेलेबल है जो मुझे चाहिए। तो उस केस में बी कोर्ट में केसेस कर सकता है और नॉमिनल डैमेजेस की डिमांड कर सकता है ताकि सामने वाले को पता चल सके और इस तरीके से और कोई भी पार्टी सी डी ई इस तरीके से हरेस न कर सके बी को या किसी और भी पार्टीज को। एक एग्जाम्पल क्रिएट हो सकता है, ठीक है, वो बोल सकते हैं। फिर फिफ्थ, डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले। देखिए सीधी सी बात है, हम डिटेरियोरेशन का मतलब क्या बोलते हैं, डिटेरियोरेशन का मतलब होता है फिजिकल डैमेज एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे जो किसकी बात कर रहा है, डिले के कारण। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ इसमें फिजिकल डैमेज ही नहीं आता, साथ साथ वो भी आता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को बेचना चाहते हो और आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है, तो सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया। जैसे देखिए आपको पता है कि आपने, जैसे एक बी पर्सन है, उसने ए को बोला कि इस 5 दिन में मेरे को कोई पर्टिकुलर गुड्स है वो डिलीवर कर देना, या एक मशीन है वो डिलीवर कर देना उस पर ऑयल लगा के, ऑयलिंग करके। अब देखिए क्या है कि ए ने बी को डिलीवर तो कर दी 5 दिन में, या मान के चलिए कि 7 दिन में 2 दिन लेट डिलीवर करी। तो उस केस में आपको बताया कि बी को सी को बेचनी थी 6ठे दिन, लेकिन वो 7वें दिन ए ने बी को डिलीवर करी। अब उस केस में आपको होता है कि सी खरीदेगा ही नहीं और सी किसी और से जाके खरीद लेता है, तो बी की जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी बेचने की वो बेच नहीं पाया। या एक एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए ए ने बी को मशीन दी, तो बी ने बोला था कि इस पर ऑयलिंग ये करके प्रॉपर दे देना। अब देखिए बी को वो मशीन मिल गई ऑयलिंग होके, ठीक, सॉरी बिना ऑयल होके वो मशीन मिल गई, उसमें ऑयलिंग नहीं की गई थी। अब सी आया, सी ने मशीन को चेक किया और बोला इस पर ऑयलिंग तो है ही नहीं, ठीक है, इस मशीन पे ऑयलिंग तो की नहीं गई। तो उस केस में जो सी है वो उसने बी से मशीन नहीं खरीदी और किसी और पार्टी से खरीद ली, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। तो एक तरीके से क्या बोलते हैं, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। इन द केस ऑफ डिटोरेशन कॉज्ड टू गुड्स बाय डिले, डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरियर इवन विदाउट नोटिस। तो ये तो जनरली उसकी बात कर रहा है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, अगर वो क्या करती है, लेट गुड्स को पहुंचाती है, तो उनसे डैमेजेस मांगा जा सकता है। द वर्ड डिटेरियोरेशन नॉट ओनली इंप्लाइज फिजिकल डैमेज टू द गुड्स बट इट मे ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। तो इसमें जनरली एग्जांपल में यही ले सकते हो कि अगर आपके पास कोई गुड्स 5 दिन में आना था लेकिन सामने वाले ने 10 दिन में पहुंचाया, 8 दिन में पहुंचाया, 9 दिन में पहुंचाया, तो उस केस में क्या हुआ, आपको 5 दिन में आना था और आपको किसी और पार्टी को भी डिलीवर करना था, उस पार्टी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास लेट पहुंचा है, तो उस पार्टी ने किसी और से खरीद लिया, तो आपकी जो स्पेशल अपॉर्चुनिटी थी बेचने की वो लॉस हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए 6th पार्ट है जो है प्री फिक्स डैमेजेस का। यहां पे क्या बोल रहा है, समटाइम ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ देम ए सर्टेन अमाउंट विल बी पेबल एज डैमेजेस। क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें 2 टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड और एक होता है पेनल्टी। देखिए लिक्विडेटेड में क्या हो गया कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है तो पहले से एक रीजनेबल एस्टिमेट कर दिया जाता है कि हाँ यार इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इतना नुकसान हो सकता है, 1 लाख का नुकसान हो सकता है, 1,50,000 का जो एक रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन पेनल्टी जानबूझ के क्या एक तरीके से सामने वाले को सबक सिखाने के लिए होती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ ओनली 50,000 का है, ठीक है, तो जो लॉस होगा वो 50,000 का होगा, लेकिन जो पेनल्टी है वो चार्ज की गई है 10 लाख कि अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती तो 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये एक तरीके से बाउंड करने के लिए, ठीक है, तो ये अनरीजनेबल कंपनसेशन है
जो कि पेनल्टी के केस में आ जाता है। जबकि आपको पता है कि अगर 50,000 का डैमेज ही होता, 50,000 से रिलेटेड ही कंपनसेशन होता, तो वो तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाता, क्योंकि एक रीजनेबल एस्टिमेट बैठाया गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अमाउंट है उसको देखते हुए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है इट मे अमाउंट टू आइदर लिक्विडेटेड डैमेजेस दैट इज अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लाइकली लॉस इन केस ऑफ ब्रीच के केस में जो रीजनेबल एस्टिमेट बिठाया गया है वो, और पेनल्टी का मतलब एन अमाउंट आर्बिट्रेरीली फिक्स एज द डैमेज पेबल। तो इसका मतलब क्या है, आर्बिट्रेरली, इसमें कोई रीजनेबल एस्टिमेट कोई सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को देखते हुए नहीं बैठाया गया, अपने मन से एक पेनल्टी डिसाइड कर दी गई। सेक्शन 74 आपको क्या प्रोवाइड करता है, यानी इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, इंग्लिश लॉ की बात नहीं कर रहे हम, इंडियन लॉ की बात कर रहे हैं, तो उस केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस ही चलता है। ये बोलता है इफ ए सम इज नेम्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच, द एग्रीड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पार्टी एट फॉल्ट ए रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट सो नेम्ड। देखिए अब जैसे आपको बोल दिया कि 1 लाख का अमाउंट तय है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जो एग्रीड पार्टी है वो 1 लाख तक का डिमांड कर सकती है। अब पार्टी जो एग्रीड पार्टी है उसको डैमेज ही 70,000 का हुआ, किसका हुआ, 70,000 का डैमेज हुआ, तो वो 70,000 ही डिमांड कर सकती है, क्योंकि 1 लाख तक का है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मान के चलिए पार्टी को जो डैमेज हुआ है वो 1,40,000 का हुआ है, तो 1 लाख की ही डिमांड कर पाएगी, क्योंकि पहले से ही जो लिक्विडेटेड डैमेज तय हुआ वो 1 लाख का ही तय हुआ। सेक्शन 74 यही बोल रहा है, तो इससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं मांगा जा सकता एग्रीड पार्टी द्वारा। यहाँ पे यही बोल रहा है इफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज ₹1 लाख एंड द एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच इज ₹70, ओनली 70,000 शैल बी अवेलेबल एज डैमेज। तो इसका मतलब एग्रीड पार्टी को सिर्फ 70 मिलेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट स्टिपुलेटेड। जो आपने रीजनेबल अमाउंट तय किया था, जो आपने लिक्विडेटेड डैमेज का अमाउंट तय किया गया था वो नहीं मिलेगा, सिर्फ 70 मिलेगा। लेकिन अगर लॉस मान के चलिए 150 का होता है, तो आपको पता है कि अप टू 1 लाख था, ये लिक्विडेटेड डैमेज तय किया गया था, तो सिर्फ 1 लाख ही रिकवर कर सकते हो। एग्रीड पार्टी सिर्फ 1 लाख की डिमांड कर पाएगी, 1,50,000 यानी एक्स्ट्रा 50,000 की डिमांड नहीं कर पाएगी। बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज ए रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर ऑल्सो अवेलेबल। ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम मैरियोट का पार्ट आ गया कि जितनी आपने सर्विस दी है उस अकॉर्डिंग आपको क्या है पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसी तरीके से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, सामने वाले से जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है डिफॉल्टिंग पार्टी, उससे हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकते हैं कि भाई नहीं, हमें डैमेज का पार्ट तो चलो छोड़ो, पहले आप पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो करके दो। सूट फॉर इंजेक्शन इस तरीके से दे रखा था कि सामने वाली पार्टी को किसी काम को करने से हम रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, वो सारा पार्ट आ गया। अब देखिए यार आपका कौन सा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको पता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मतलब एक एग्रीमेंट का पार्ट होता है, ये तो आपको पता ही है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं और प्लस उसमें क्या आती है, लीगल एनफोर्सिबिलिटी आती है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये आपको पता है। चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो आपको पता है एग्रीमेंट का पार्ट, और लीगल एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आती है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन क्वासी में ऐसे कोई एसेंशियल एलिमेंट होते ही नहीं है। आपको पता है कि जो कंपिटेंट पार्टी है वही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होती है, लेकिन इसमें ऐसा केस है ही नहीं। तो ये बोल रहा है कि इसमें एसेंशियल एलिमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं वो मिसिंग होते हैं, यानी एक तरीके से ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन लीगल एनफोर्सिबिलिटी के थ्रू ये बन जाता है। इसका मतलब इसमें ना ऑफर होता है, ना एक्सेप्टेंस होती है, ना एसेंट होती है, लेकिन फिर भी एक लीगल एनफोर्सिबिलिटी के थ्रू ये पार्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक बेस होता है। बेस क्या बोला जाता है, प्रिवेंटिंग अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जस्ट का मतलब क्या होता है कि आप इक्वली सेटिस्फाई करना चाहते हो, अनजस्ट का मतलब क्या हो गया, अनइक्वल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पर्सन के लॉस पे दूसरे पर्सन को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसको प्रिवेंट करो, उसको रोको, अनजस्ट एनरिचमेंट को रोको, यानी अनइक्वल जो फायदा पहुंचा रहे हैं, एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है, उसको रोको। तो उस प्रिंसिपल पे ये बेस है। अब कैसे, आपको वो तो क्या है एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 68 से लेके 62 है, 68, 69, 70, 71, 72, तो 5 पॉइंट है जो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। 10 to 15 मिनट का और पार्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस एज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर मिसिंग। तो आपको पता है कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सबिलिटी होनी चाहिए, साथ में कुछ एसेंशियल एलिमेंट आपने देखे कि सामने वाला क्या कर रहा है, एसेंट दे रहा है, कंपिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड इडियट पर्सन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इडियट पर्सन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा वो क्या हो जाता है, लीगली एनफोर्स हो जाता है।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है दीज आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्लिगेशन रिसेंबल्स टू दोज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो एक तरीके से इसके रिजल्ट के थ्रू, क्योंकि लीगली कोर्ट के थ्रू एनफोर्स हो गया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सच ऑब्लिगेशन इम्पोज बाई लॉ आर डिस्क्राइब्ड एज क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। देखिए क्या बोल रहा है, वो ऑब्लिगेशन जो लॉ के थ्रू इम्पोज की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अपने आप एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन बन जाती है और उसको क्या करना पड़ता है, जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है और दूसरी पार्टी को वो राइट मिल जाता है। अब वो देखिए कैसे, तो जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको मैं बता दूंगा कि एक पार्टी के लॉस पे दूसरे पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता, वही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग, रोकना अनजस्ट एनरिचमेंट, कि जो अनइक्वल फायदा मिल रहा है, एक पार्टी को जो बेनिफिट हो रहा है उसको रोका जा रहा है और जिस पार्टी को लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा रहा है, तो तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए लैटिन लैंग्वेज में दे रखा है, लैटिन ही है शायद ये, नेमो डेबिट लोकुपलेटरी एक्स लियना जस्टुआ। इसका मतलब क्या है, नो मैन शुड ग्रो रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा के, दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचा के, उसके खर्चे करके आप अमीर नहीं बन सकते, यानी आप खुद को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते। इसी के बेसिस पे ये सारे लॉ दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आप देख सकते हैं केसेस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताया कि एक माइनर की बात कर सकता है, एक अनसाउंड माइंड की बात कर सकता है, ठीक है, जो सैनिटी इनसैनिटी, कहने का मतलब कभी सही रहता है कभी सही नहीं रहता, लेकिन एक इडियट की जब हम बात करते हैं तो वो कभी भी सही नहीं रहता, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब एक पर्सन, मान के चलिए कि आपको एक माइनर मिला, ठीक, एक यानी पर्सन मिला, बच्चा मिला, जिसको आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आपने पाला पोसा बड़ा किया, तो आपको पता है कि आपने उसकी नेसेसरी पार्ट पे सारे खर्चे किए। बाद में पता चला कि माइनर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, माइनर को जो प्रॉपर्टी है वो मेजर की एज में मिल जाएगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर माइनर की प्रॉपर्टी में से जो भी आपने खर्चा किया है, जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, वो रिकवर कर सकते हो। याद रखना उसकी एस्टेट में से, मैंने क्या बोला, एस्टेट, ये मेन लाइन है, एस्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी में से। ये नहीं कि उसको पर्सनली आप लायबल ठहरा रहे हो, आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी में से जो भी आपने खर्चा किया है उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। वैसे देखिए इडियट भी हो गया, आपको पता है कि उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके खर्चे कर रहे हो, उसके मेंटेनेंस के सारे खर्चे कर रहे हो, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये भी याद रख लेना, इसमें एक और चीज़ है सेक्शन 68 जब भी हम पढ़ते हैं कि देखिए जब भी एक इडियट है तो आपको पता है कि उसके सपोर्ट में, यानी उसके साथ उनकी वाइफ भी हो सकती है, एक पर्सन है, ठीक है, हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। तो उसकी जो इडियट है, इसका मतलब बेवकूफ़ बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई माइंड ही नहीं चल रहा, वो इंसैनिटी अवस्था में, उसको कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो उस केस में एक पर्सन है एक्स, वो उस पर्सन की, इडियट की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है, उसको खर्चे वर्चे सारे के सारे प्रोवाइड कर रहा है, साथ में उसकी वाइफ की मेंटेनेंस का पार्ट भी, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनको भी मेंटेन करने का काम ये पर्सन ही कर रहा है। एक मिनट, ये एक्स ही कर रहा है, ठीक है, इनको मेंटेन करने का, किसको, इडियट्स को, उसकी वाइफ को, उसके सन को, उनके पेरेंट्स को। तो तब भी एक्स कंपनसेशन मांग सकता है, यानी प्रॉपर्टी में से जो भी खर्चा है वो रिकवर कर सकता है। किसमें से, सिर्फ प्रॉपर्टी में से, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हेन ए पर्सन सप्लाइज नेसेसरी टू पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर मनी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकम्पिटेंट पर्सन इवन इफ देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। तो चाहे देखिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो आपको पता है कि ये नहीं कि एक्स को लॉस हो रहा है, एक्स ने खर्चा किया, तो आपको पता है कि एक्स के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये नहीं कि सामने वाला फ़ायदा उठा ले और बाद में बोले कि नहीं मैं नहीं दे रहा, या जो अनसाउंड माइंड है वो बोले मैं नहीं दे रहा, या माइनर जब मेजर हो गया तो वो क्या बोलता है कि मैं नहीं दे रहा। माइनर की प्रॉपर्टी में से वसूला जा सकता है, तो एक तरीके से अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, किसके बीच में, माइनर के बीच में और एक्स के बीच में, अनसाउंड माइंड या इडियट के बीच में और एक्स के बीच में। तो ये बोल रहा है ओनली प्रॉपर्टी इज लाइबल, ही कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल पर्सनली। इसका मतलब जो माइनर या अनसाउंड माइंड या इडियट है वो पर्सनली लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, उसकी सिर्फ प्रॉपर्टी ही, उसमें से ही एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकते हैं। नो प्रॉपर्टी नथिंग इज पेबल। Section 68 also apply when necessaries are supplied to the person to whom incompetent person is legally bound to support। आपको पता है कि मैंने बताया इडियट किसको सपोर्ट करेगा, अपनी वाइफ को, सन को। इसका मतलब क्या है, उसकी पत्नी भी है, उसके बेटे बेटी भी हैं, उसके माता पिता भी हैं, तो उनका भी तो खर्चा चलाना है। तो इस केस में अगर जो एक्स पर्सन है इनको भी सपोर्ट कर रहा है, कहने का मतलब इनके भी खर्चों को पे कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है, तो वो जो इडियट की प्रॉपर्टी है उसमें से एक्स क्या करेगा, खर्चे सारे मांग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके बेटे बेटियों को, उनकी पत्नी को, उनके माता पिता को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एक्स मांग सकता है, ठीक। तो ये बोल रहा है इसमें ये भी इंक्लूड होते हैं। फिर सेकंड बोल रहा है राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन।
देखिए इसमें जनरली क्या होता है कि आपने किसी और के बिहाफ पे मनी पे करा, एक लीगली पर्सन बाउंड था पे करने के लिए उसके बिहाफ पे। जैसे देखिए मैं सिंपल पहले एग्जांपल लेता हूँ फिर थोड़ा और बताऊंगा। जैसे मान के चलिए कि बी है, ठीक है, बी का कोई अमाउंट लीगली बी को पे करना था लेकिन उसके बिहाफ में ए ने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? ए ने पे कर दिया। तो ए बाद में क्या मांग सकता है, ठीक। ये बोल रहा है कि पेमेंट वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ ए का इसमें बेनिफिट होगा, ए का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, तब जाके वो क्या कर रहा है, बी के बिहाफ पे कर रहा है। वैसे तो बी है लीगली बाउंड टू पे। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए बी की एक फैक्ट्री थी, बी की एक फैक्ट्री थी और बी ने ए को किस पे दे दी, लीज पे दे दी। तो आपको पता है कि ये कौन हो गया, ये हो गया लेसी, और ये कौन हो गया, लेसर। तो ये हो गया ओनर। अब देखिए आपको पता है कि वो लैंड रेवेन्यू टैक्स जनरली ये भी देने पड़ते हैं, हाउस टैक्स एस टाइप से देने पड़ते हैं। तो जो बी है उसने टैक्सेस का पेमेंट नहीं करा और आपको पता है कि ए ने लीज पे ली हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपने ये 4-5 साल का लैंड रेवेन्यू टैक्स या 3-4 साल का नहीं पे किया तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। तो ए को तो डर लग गया, ठीक है, बी को कोई नहीं था, बी को फर्क नहीं पड़ रहा था, बी ओनर था, पर आपको पता है कि ए लेसी था, ए पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था। अब ए फैक्ट्री में क्या कर रहा है, अपने मेटेरियल ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ए को नुकसान हो जाता अगर मशीनरीज बंद हो जाती, फैक्ट्री बंद हो जाती, तो ए को वो लैंड रेवेन्यू टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। फिर ए कोर्ट में गया और बोला कि ये बी को टैक्स देना था, लीगली बाउंड टू पे ये था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी फैक्ट्री बंद हो जाती, इसलिए मैंने पे कर दिया। तो उस केस में देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये नहीं कि एक के लॉस पे दूसरा पर्सन बेनिफिट उठा ले, ठीक है। तो उस केस में वो पार्ट कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा और वो लीगली एनफोर्स हो जाएगा और ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। किससे रिलेटेड? कि जो भी लैंड रेवेन्यू टैक्स का पेमेंट ए ने किया है वो बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, बी को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, हर्जाना भरना पड़ेगा। व्हेन ए पर्सन मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन हु वाज लीगली बाउंड टू पे, तो आपको पता है कि इस केस में बी जो लेसर था उसको लैंड रेवेन्यू टैक्स देना था लेकिन उसके बदले में ए ने दे दिया। देन पर्सन मेकिंग पेमेंट कैन रिम्बर्स इट फ्रॉम अदर पर्सन हु वाज लीगली बाउंड टू पे। तो ए बी से मांग सकता है, ए बी से क्षतिपूर्ति करवा सकता है। पर्सन मेकिंग पेमेंट मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन पेमेंट। ए जो पेमेंट कर रहा है उसका कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी फैक्ट्री क्या हो जाएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी और उसका काम बंद हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। इसका मतलब पेमेंट वॉलंटरी नहीं करना चाहिए। अगर ए ने अपनी इच्छा से पेमेंट किया होता तो उस केस में पर्टिकुलर कोई भी कोर्ट में केस नहीं बनता, कोई भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि ए को कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि ए ने अपनी इच्छा से पे किया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, यानी इसमें ए का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए और वो इसलिए पे कर रहा है कि बाद में सामने वाली पार्टी से मांग सके। Such type of case usually arise when a person do not pay some taxes or duties and payment is made by some interested person to protect property from going in hands of third parties government। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब एक लीगली पर्सन क्या करता है, टैक्स या ड्यूटीज का पे नहीं करता और जो इंटरेस्टेड पर्सन है, हमारे केस में ए, वो इसका पेमेंट कर देता है ताकि वो थर्ड पार्टी के पास ना चले जाए, मतलब गवर्नमेंट के पास ना चले जाए। तो देखिए कितना सिंपल सा पार्ट है। फिर देखिए थर्ड हो रहा है नॉन ग्रेट्यूटियस, हाँ यही बोलते हैं इसको, नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट सेक्शन 70। देखिए एक होता है ग्रेट्यूटियस एक्ट और एक होता है नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट। जो ग्रेट्यूटियस एक्ट होता है वो जनरली फ्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने कुछ काम किया, आपने देखिए क्या करा, एक एजेड लेडी थी उसको आपने क्या कर दिया, रोड पार करवा दिया, यानी रोड क्रॉस करवा दिया। तो उस केस में आपको पता है कि वो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सामने वाले का भला कर रहे हो। एक ब्लाइंड मैन है उसको आपने रोड क्रॉस करा दिया, तो आप उसका भला कर रहे हो फ्री में। ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने आपका रोड क्रॉस कराया आप पैसे दो, ठीक है। जबकि एक होता है नॉन ग्रेच्युटियस एक्ट, इसका मतलब आपने पेमेंट किया जो फ्री नहीं है, आपने पेमेंट किया है जो फ्री नहीं है, आपने कुछ काम किया है, आपने एक्ट किया जो फ्री नहीं है। ए पर्सन हु डज सम नॉन ग्रेच्युटियस एक्ट फॉर अनदर इज एंटाइटल टू रिकवर मनी इफ द अदर पर्सन एंजॉय बेनिफिट ऑफ सच एक्ट। अगर अदर पर्सन उसके बेनिफिट उठा देता है उस एक्ट के, तो उस पर्सन को जिसने बेनिफिट उठाया है और जिस पर्सन ने क्या करा वो काम किया है, तो उस पर्सन को लॉस होगा क्योंकि उसको अमाउंट नहीं मिला, तो उसका अमाउंट मिलना चाहिए। इस केस में यही बोल रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में बोल रहा है, ए पिज़्ज़ा वाज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक टू माय हाउस बाय अ डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय ने गलती से मेरे हाउस पे क्या कर दिया, पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया और मैंने मना नहीं करा, मैंने सोचा कि मेरा पिज़्ज़ा है और मैंने उसको खा लिया, तो अब मुझे उसके पैसे देने ही पड़ेंगे पिज़्ज़ा के, ठीक है। तो ये फ्री में काम नहीं किया गया, डिलीवरी बॉय ने फ्री में काम नहीं किया, तो कहीं गलती से डिलीवरी बॉय को नुकसान हो जाता, फालतू में उसको पे करना पड़ता। पर देखिए अगर मैं मना करता तो बात अलग होती, मैंने तो मना ही नहीं करा और मैंने आराम से वो पिज़्ज़ा को खा लिया, तो उसका जो भी पेमेंट है मुझे डिलीवरी बॉय को करना पड़ेगा या जो भी कंपनी उसको करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ये भी मैंने कहीं सुना था कि देख, जैसे
क्या होता है कि एक पर्सन है ए, उसका फ्रेंड है बी। देखिए जनरली मान के चलिए ए को ए की फैक्ट्री में क्या है मेटेरियल चाहिए होता है, तो वो पार्टी से मंगाता रहता है और बी से भी मंगाता रहता है। अब बी ने गलती से क्या कर दिया, ए को डिलीवर कर दिया। वैसे ए ने मंगाया नहीं था, ए ने ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन बी ने गलती से डिलीवर कर दिया। ए के पास आ गया मटेरियल और ए को पता है कि ये मटेरियल तो हमारी फैक्ट्री में काम ही आता है और वो जनरली मंगाता रहता है। लेकिन अभी ए ने मांगा नहीं था, याद रखना, ए ने ऑर्डर नहीं किया था। बी ने गलती से ए को डिलीवर कर दिया। बी को सी को डिलीवर करना था, लेकिन उसने ए को डिलीवर कर दिया और ए ने उस मटेरियल को क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर दिया। अब बाद में ए नहीं बोल सकता कि कौन सा पैसा यानी कौन सा पेमेंट, ठीक है, मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि बी ने गलती से कर दिया। अगर ए चाहे तो उसको लौटा सकता था, लेकिन ए ने उसको अपनी फैक्ट्री में यूज़ कर लिया। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, यही नॉन ग्रेटिटुयस एक्ट, कि सामने वाले ने क्या कर दिया, कुछ काम कर दिया और ए ने उसका फ़ायदा उठा लिया, बेनिफिट उठा लिया, तो उस केस में ए को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। वैसे देखिए बोल रहा है फाइंडर ऑफ गुड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड इज़ द सेम एज दैट ऑफ बैली। इसका मतलब क्या है, देखिए जब रास्ते में आपको कोई गुड्स मिलता है, मान के चलिए कि किसी की ज्वेलरी गिर गई, ऐसे भी हो सकता है, जैसे डायमंड ज्वेलरी। अब आपको पता है कि जैसे वो 4 करोड़ की है, पता क्या कहने का मतलब, आपको देखने से पता चल गया कि ज्वेलरी इतनी महंगी है, आपने एक तरीके से वैल्यू कराया तो पता चला कि 4 करोड़ की है। आपने उस पार्टी को ढूंढा, सामने वाली पार्टी मिली नहीं, बहुत कोशिश करी, आपने उस हिसाब से ऐड करी अखबार में, सब कुछ सारे के सारे एफर्ट कर लिए, खर्चे भी कर लिए, लेकिन वो पार्टी नहीं मिली। फिर उस ज्वेलरी को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल करने के बाद उससे आपने प्रॉपर्टीज़ खरीद ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, इस तरीके से कर लिया। अब आपने जब प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपको बेनिफिट होने लग गया एक तरीके से। अब जिसकी ज्वेलरी थी, जैसे ए की ज्वेलरी थी और बी ने उसका फ़ायदा उठा लिया और उससे प्रॉपर्टीज़ या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कर लिए। अब ए को बाद में पता चला कि यार ये ज्वेलरी जो थी वो बी ने बेच दी है, तो अब वो ए बी से रिकवर कर सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी और फाइंडर ऑफ गुड्स इज़ द सेम एज दैट ऑफ बैली। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको ये गुड्स मिला है उसकी कंडीशन बैली की तरह होगी। इसका मतलब आपको वो गुड्स संभालने के लिए एक तरीके से दिए हुए, तो आपको ए को पहुंचाने थे। अब ए आपको नहीं मिला, आपने उसको बेच दिया, उस पर जो भी आपने बेनिफिट उठाया है वो आपको देना पड़ेगा ए को पूरा का पूरा। हाँ, अगर आपने जो भी खर्चे किए हैं वो खर्चे आप लेस कर सकते हो। आपने उस ए को ढूंढने के लिए जो भी खर्चे किए हैं वो आप लेस करो और बाकी अमाउंट तो आपको ए को देना ही पड़ेगा। तो ये भी जनरली क्या होगा, कोर्ट के थ्रू अप्लाई हो जाएगा, ये भी लीगली एनफोर्स हो जाएगा। यहाँ ए और बी के बीच में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्या रिसेंबल कर रहा है कि बी को बेनिफिट हुआ है जो कि उसको ए को लौटाना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे के खर्चे पर आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो बी को बेनिफिट हुआ है वो उसको ए को लौटाना पड़ेगा। ये तो पार्ट है। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको दिख जाएगा जिससे, अब ठीक है। तो देखिए लास्ट अपना सेक्शन 72, इसमें क्या बोल रहा है, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। देखिए यहाँ पे कोर्जन का मतलब ये नहीं कि वो वाला जो आपने सेक्शन 15 समथिंग वाला पढ़ा था जिसमें आप फ्री कंसेंट बोलते हो कि फ्री कंसेंट नहीं होती कोर्जन में, डराना धमकाना, ये नहीं है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि सामने वाले को एक तरीके से हमने फोर्स किया है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, वो हो गया कोर्जन। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए मनी पेड बाय मिस्टेक, एक तो गलती से पे कर दी, और एक कोर्जन मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा हम उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको प्रेशर में डाल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं अंडर प्रेशर, कि आप जब सामने वाले को प्रेशर में डाल रहे हैं कि नहीं इतना पे करो, एक्स्ट्रा चार्ज करो, तो उस केस में अपने आप एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि वो कोर्ट के थ्रू लीगली अप्लाई कर दिया जाता है। और अगर जिसने एक्स्ट्रा चार्ज लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, एग्रीड पार्टी को वापस से देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है एनी पर्सन टू हुम मनी हैज़ बीन पेड और एनीथिंग हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर प्रेशर। मैं ऐसे बोलूँगा कोर्जन की जगह, क्योंकि देखिए वहाँ डराना धमकाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अंडर प्रेशर है। तो यहाँ पे बोल रहा है और अंडर प्रेशर मस्ट रीपे इट। तो देखिए दो एग्जाम्पल आप समझ जाओगे, जिसमें एक तो क्या है मिस्टेक का पार्ट दे रखा है एक एग्जाम्पल में, और एक में क्या है इलीगली चार्ज किया गया है प्रेशर बना के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए एंड बी जॉइंटली ओज ₹100 टू सी। ए और बी दोनों ने क्या कर रखे थे, एक साथ 100 रुपये ले रखे थे, टोटल 100 रुपये ले रखे थे, ऐसे बोल रहा है। अब ए ने खुद ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे 100 रुपये पे कर दिए सी को, बी को इसका पता नहीं था, और बी ने भी बाद में क्या करा, सी को 100 रुपये पे कर दिए। तो सी के पास तो टोटल मिला के 200 रुपये आ गए, जबकि सी के पास सिर्फ 100 रुपये ही आने चाहिए थे, क्योंकि ए ने पहले पे कर दिए थे, बाद में बी को पता नहीं था, बी ने भी बाद में 100 रुपये पे कर दिए। तो इस केस में क्या होगा, सी को वापस से बी को 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सी के पास 200 रुपये आ गए, जबकि आने कितने चाहिए थे, ओनली 100 रुपये आने चाहिए थे। तो जो एक्स्ट्रा 100 रुपये सी को मिले हैं वो वापस से बी को लौटाने
पड़ेंगे। तो ये मिस्टेकनली एक तरीके से बी ने पे कर दिए, तो उस केस में अपने आप एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और उस केस में क्या होगा कि जिसको बेनिफिट हुआ है यानी सी को बेनिफिट हुआ है वो दूसरे के एक्सपेंस पे हुआ है। किसके एक्सपेंस पे? बी के एक्सपेंस पे। तो उस केस में बी को वापस से वो लौटाना पड़ेगा, यानी सी को अपना बेनिफिट वापस से बी को देना पड़ेगा। अब देखिए तो मिस्टेक के थ्रू हुआ। अब दूसरा क्या है? अंडर प्रेशर। ये देख लीजिए क्या बोल रहा है, ए रेलवे कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू कंसाइनी एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरीज। इसका मतलब रेलवे कंपनी है, उसके जो भी पर्सन है जो डिलीवर करते हैं गुड्स के, उन्होंने क्या बोला कि हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे जो आपके पर्टिकुलर गुड्स को पहुंचाने के लिए। कंसाइनी पे द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। तो उसने गुड्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर दिया? गुड्स को पाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दिया, नहीं तो उसका गुड्स रोक के रखते वो ख़राब भी हो जाता। तो कंसाइनी को ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। उस केस में वो कोर्ट में गया, तो वो कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये नहीं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुद का फ़ायदा उठा सकते हो। तो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जो एक्स्ट्रा पार्ट रेलवे कंपनी के पर्सनस ने लिया है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया है, वो लौटाना पड़ेगा। ही इज़ एंटाइटल टू रिकवर सो मच ऑफ चार्ज एज वाज इलीगली एक्सेसिव। जो इलीगली ज़्यादा था वो लौटाना पड़ेगा रेलवे कंपनी को। किसको? उस कंसाइनी को। उस कंसाइनी को वापस से देना पड़ेगा। तो आई होप आपका सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैंने टाइप ऑफ डैमेजेस और ये सारा पार्ट कवर कराया जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, सेक्शन 68 से 72। अब बाकी जो पार्ट है वो हम करेंगे अगली वीडियो में कवर, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे, और बीच बीच में मैं इनके जनरली एमसीक्यूज भी आपको कवर करवाता रहूँगा। और देखिए, अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, पेड ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 फीस है 31 दिसंबर तक। इसमें आपको पूरी की पूरी 10 यूनिट्स प्रोवाइड की जाएगी। हर यूनिट्स के जो भी टॉपिक है स्पेसिफिक वो प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉपिक के बाद एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। लोग आपको पीडीएफ भी नहीं देते हैं जनरली, या वो हाइड करके रखते हैं, यानी एक तरीके से आपको डाउनलोड करने का लिमिट होती है, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप पीडीएफ अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं, आपके पास ही पड़ी रहेगी। इसके अलावा 6 महीने का टाइम है, तो आप 6 मंथ के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मैं बोल सकता हूँ कि जितने टाइम आपको देखना आप देख सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको 10 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, तो आप आराम से मेरी वीडियोस देख सकते हो। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद फीस हो जाएगी 2500, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पहले क्या मैं 1500 एक तरीके से सोशल कोच के थ्रू आपको दे रहा था कि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और लोग ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद तो अब देखिए, मुझे लग रहा है कि 10 यूनिट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा रिसोर्स, मेरा बहुत ज़्यादा मैन पावर जाता है, मेरी खुद की मेहनत जाती है। तो इसलिए इस अकॉर्डिंग ये फीस सही है। तो 31 दिसंबर तक 1500 है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।